से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर आज हम जो टॉपिक ले गए हैं वो टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं शब्द शक्ति, रस, अलंकार और छंद। इन 4 टॉपिकों से दो क्वेश्चन जो हैं वो हर बार आपसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी की जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाते हैं। मतलब आज का ये टॉपिक आपके लिए 8 क्वेश्चनों से संबंधित रहने वाला है। टॉपिक पर अंत तक बने रहें। यहाँ से कम आपके 5 क्वेश्चन हम इस टॉपिक के माध्यम से तैयार करवा देंगे ताकि आप 10 अंक आसानी से प्राप्त कर सकें। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो पर अंत तक बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुरू कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी एग्ज़ाम जो 2011 से लेकर 2024 तक, चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट की हो चाहे वो सामान्य डिपार्टमेंट की हो, उनसे संबंधित ये क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में आपके सामने लेके आए हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं उन क्वेश्चनों को हम एक ही बार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, मतलब वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द शक्ति टॉपिक की। इसमें क्वेश्चन है, जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ शामिल रहता है, मतलब लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ दोनों, इसमें लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ शामिल रहता है तो वो शब्द शक्ति कौन सी होती है। तो यहाँ चारों विकल्पों में बात करें तो उपादान लक्षणा जो है ये शब्द शक्ति इसमें होती है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। इसमें पूछा गया है शब्द शक्ति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, मतलब जो गलत कथन है वो आपको बताना है। तो यहाँ हम बात करें, जब व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों में हो तब आर्थी व्यंजना होती है, यही विकल्प गलत है। मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। इन विकल्पों को आप ध्यान से पढ़ें और इनको याद करने की चेष्टा करें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द शक्तियों से संबंधित असंगत कथन आपको बताना है। तो यहाँ शब्द शक्तियों से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें असंगत जो है वो है, साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना नहीं बल्कि अभिधा होती है। तो यही विकल्प गलत है। बाकी तीनों विकल्प वैसे बिल्कुल सही हैं, मगर यहाँ गलत विकल्प पूछा है तो वो है विकल्प नंबर घ। इन तीनों विकल्पों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति के संबंध में सही कथन इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो सही कथन नहीं है वो है, इस अन्य अर्थ मतलब लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता। तो इसका संबंध होता है, तो यही क्या है, गलत विकल्प दिया गया है जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं, इनको भी आप याद रखें। शब्द शक्ति से संबंधित जो टॉपिक है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ बहुत ही सरल भाषा में आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है कौन सी शब्द शक्ति की क्या पहचान होती है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम्पल हैं वो हमने उस वीडियो में शामिल किए हैं। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती हैं उन सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में 80% या 75% के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो अपने नोट्स में से ही आते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो चेक कर सकते हैं। हमने सभी क्वेश्चन जो करवाए हैं वो पेपर के साथ आपको कई जो वीडियो हैं उनमें बताया है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। शब्द में अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मतलब शब्द शक्ति उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो है ये कई बार रिपीट हो चुका है।
इसमें पूछा गया है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ए वर्ष भानुजा वे हल धर के वीर। इस दोहे में शब्द शक्ति पूछी गई है। यहाँ हम बात करें इन चारों विकल्पों में तो यहाँ शाब्दिक व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसका प्रयोग इसमें किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा होती है और ये परिभाषा देने वाले जो आचार्य हैं वो हैं मम्मट। मम्मट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम बात करें अभिधा शब्द शक्ति जो है इसका प्रयोग इस उदाहरण में हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बैठी रही अति सघन वन पैठी सदन तन माह देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छाहें। इन पंक्तियों में शब्द शक्ति पूछी है। तो इस उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ उपादान लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाए हों आयसु होत कहा है तुलसी सुनी केवट के वर बैन हंसे प्रभु जानकी और है हा। इन पंक्तियों में शब्द शक्ति पूछी है। यहाँ क्या है हा है हा मतलब जानकी की ओर देखकर प्रभु श्री राम क्यों हंसते हैं। क्योंकि जो केवट होता है नाव को खेने वाला जो केवट होता है उसने श्री राम से क्या कहा कि मैं आपको अपनी नाव पर तभी बैठने दूंगा जब तक आपके पांव साफ ना कर दूं। मतलब वो किसी बहाने से श्री राम के पांव जो हैं वो धोने का पुण्य कमाना चाहता था, इसलिए उसने ये बात कही। तो यहाँ शब्द शक्ति इसमें पूछी है। तो इसमें जो शब्द शक्ति है वो उपादान लक्षणा शब्द शक्ति यहाँ हो गई। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक में। अब हम अलंकार से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम एक एक करके आपको बताएंगे। विभावना अलंकार क्या होता है। विभावना अलंकार में क्या होता है कारण के बिना ही जो कार्य है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब कारण कहीं और होता है और कार्य कहीं और होता है। अगला क्वेश्चन है अलंकार से संबंधित उपमा अलंकार के विषय में असंगत कथन कौन सा है। मतलब काव्य के चारों अंग स्पष्टतः विद्यमान होने पर ही उपमा अलंकार हो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, अन्यथा नहीं। मतलब किसी एक अंग के लुप्त होने पर वहाँ लुप्तोपमा अलंकार हो सकता है। तो यही उपमा अलंकार के बारे में गलत कथन है। बाकी तीनों कथन उपमा अलंकार के विषय में बिल्कुल सही है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अलंकार से संबंधित बहुत ही सरल उदाहरणों सहित वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब वो कथन गलत है। यहाँ विकल्प गए की हम बात करें जहाँ बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए वहाँ असंगति अलंकार नहीं होता है। तो ये कथन इस क्वेश्चन की दृष्टि से बिल्कुल सही है। बाकी तीनों कथन जो हैं वो अन्य क्वेश्चनों की दृष्टि से बिल्कुल सही है। ये तीनों कथन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर। बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आनी पट पहुँचती चूनो समझी नारी निपटे अयानी। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा है। मतलब यहाँ एक औरत की सुंदरता का वर्णन इस पंक्ति में इस उदाहरण में हमें देखने को मिलता है। मतलब वो अपने
उसके जो नाक का जो मोती है वो रोशनी से चमक रहा है, तो नारी क्या करती है, उसको चूना समझकर अपने कपड़े से बार बार उसको क्या कर रही है, पोंछ रही है। तो यहाँ उसको उस आभूषण में चूने की भ्रांति हो रही है। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें, सुन भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे ने। इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है कि सुन भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे ने। तो यहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, तो यहाँ विभावना अलंकार हमें देखने को मिलता है। बिना कारण के कार्य यहाँ हो रहा है। असंगति अलंकार में क्या होता है, कार्य कहीं और होता है और उसका कारण कहीं और हमें नजर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अलंकार और तत्संबंधी उदाहरण कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है। इन चारों विकल्पों में हम बात करें तो विकल्प क जो है, भ्रांतिमान अलंकार कहीं सप्रेम एक एक पाही राम लखन सखी होही की नाही। तो ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये संदेह अलंकार का उदाहरण है। बाकी उत्प्रेक्षा से संबंधित ये बिल्कुल सही उदाहरण है, श्लेष से संबंधित ये सही उदाहरण है, रूपक से संबंधित भी ये सही उदाहरण है। तो इसमें गलत पूछा था, तो ये विकल्प नंबर क इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। यहाँ इस काव्य पंक्ति में उपमेय आपसे पूछा गया है। इस उदाहरण में उपमेय आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है, एक तो उपमेय होता है, एक उपमान होता है, एक वाचक शब्द होता है और एक साधारण धर्म होता है। ये उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। इन चारों अंगों को हमने उदाहरणों सहित बहुत ही सरल अंदाज में आपको बताने की चेष्टा की है। आप प्ले लिस्ट में जाकर अलंकार से संबंधित टॉपिक जरूर देखें। तो यहाँ उपमेय जो है वो है क्या है, सभा है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें है, उदाहरण है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जूरत चतुर्चिते प्रीति प्रति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। तो यहाँ इस उदाहरण में अलंकार पूछा है, मतलब यहाँ एक प्रेमी और प्रेमिका की दशा का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। मतलब एक प्रेमी और प्रेमिका की आंखें एक दूसरे से टकरा गई, मतलब दृग उलझ गए। इसके कारण उनके दोनों के परिवार वाले बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। इसके कारण उनकी लड़ाई होती है और उसके कुटुंब टूट जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जो दुर्जन होता है, जो बुरा व्यक्ति होता है, वो उसको क्या आता है, इस बात में बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ इसका उदाहरण ये कौन से अलंकार का है, तो ये है असंगति अलंकार का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। ये क्वेश्चन जो है ये पहले भी आया था, मगर वहाँ इसमें उपमेय पूछा था, यहाँ इसमें साधारण धर्म पूछ लिया है। तो यहाँ साधारण धर्म कौन सा है, तो वो है चिल्लाई। तो आपको पता है उपमा के 4 अंग होते हैं, उन चारों अंगों से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलंकार और उदाहरण कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसमें यमक अलंकार से संबंधित उदाहरण दिया गया है, हे उत्तरा के रहो तुम उत्तरा के पास। तो यही इसमें गलत यमक का उदाहरण है। बाकी तीनों उदाहरण जो हैं उस अलंकार से बिल्कुल सही और सटीक बैठते हैं। तो इन तीनों उदाहरणों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्यामल गोर किमी कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनु पानी। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा है, तो यहाँ कव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इस उदाहरण में हमें देखने को मिलता है।
अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नई लगनी कुल की, सकुच विकल भई अकुलाई, दूहूं एची फिरती फिरकी, लो दिनु जाई। इन पंक्तियों में उपमा पूछी है, तो यहाँ कौन सी उपमा का प्रयोग इस उदाहरण में हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ धर्मलुप्ता उपमा का प्रयोग इसमें हमें देखने को मिलता है। इसमें साधारण धर्म जो है वो लुप्त दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों बसिए क्यों निबहिए, नीति नेह पुरनाही, लगी लगी लोचन करे, नाहक मनु बंधी जाही। इन पंक्तियों में अलंकार पूछा है, तो यहाँ असंगति अलंकार का प्रयोग इस उदाहरण में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करें संदेह अलंकार में क्या होता है कि समानता के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तु होने की जहाँ संभावना हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना उत्प्रेक्ष होती है। उपमा में क्या होता है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना उपमा अलंकार है। तो ये अलंकार से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला टॉपिक भी यहाँ हो चुका है। अब हम चलते हैं छंद टॉपिक की ओर। इसमें पूछा गया है सोरठा छंद है, तो सोरठा जो है ये मात्रिक अर्ध सम छंद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है, ये इसमें पूछा गया है। तो यहाँ कवित्व से संबंधित दिया गया है कि प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बाकी यही विकल्प क्या था, गलत था जो इसमें पूछा गया है। हरि गीतिका वाला विकल्प बिल्कुल सही है, द्रुत विलंबित वाला भी सही है, चौपाई मात्रिक समछंद ये भी सही है। ये द्रुत विलंबित, यहाँ वी और आता, द्रुत विलंबित छंद वर्णिक संवृत छंद माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प भी सही है, दूसरा भी हरि गीतिका से संबंधित सही है, तीसरा दोहा छंद से संबंधित सही कथन है, गलत कथन है घ वाला। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 10 वर्ण होते हैं, नहीं 12 होते हैं, और इनका क्रम एक नगण एक भगण एक नगण एक रगण ये होता है, ये नहीं होता। इसका होता है नभ भर, एक नगण एक भगण एक भगण और एक रगण, नभ भर, ये इसका सही क्रम द्रुत विलंबित छंद का होता है। छंद से संबंधित टॉपिक भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सोरठा छंद के विषय में सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। मतलब यह एक मात्रिक विषम नहीं बल्कि सम छंद है, इसी के कारण ये गलत कथन हो गया। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सोरठा छंद से संबंधित सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति बरो उठो। इन पंक्तियों में छंद यहाँ पूछा गया है, तो यहाँ हम वही क्रम चलेगा 12 वर्ण वाला, नगण भगण भगण और रगण। तो ये द्रुत विलंबित छंद की यहाँ बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, सुनी केवट के बैन, ये उदाहरण दोबारा यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितह, जानकी लखन तन। इन पंक्तियों में यहाँ छंद पूछा है, वहाँ अलंकार की बात हो रही थी, तो यहाँ सोरठा छंद का प्रयोग इस एग्जाम्पल में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द्रुत विलंबित छंद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसमें हमने कई बार ये देख लिया है कि इसमें जो क्रम है वो नभ भर होगा, नगण भगण भगण और रगण, तो यहाँ तगण दिया गया है जो गलत है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, रहीमन मोही न सुहाई, अमी पियावत मान बिनु, बरु विष देजू बुलाई, मान सहित मरिबो भलो। यहाँ इस काव्य रचना में छंद की बात की गई है, तो यहाँ कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ सोरठा छंद का प्रयोग हमें
इस उदाहरण में देखने को मिलता है। सोरठा छंद की पहचान होती है, इसमें 24 वर्ण होते हैं, 11 विषम चरणों की मात्राएं और 13 सम चरणों की मात्राएं होती हैं, जो दोहे का उल्टा होता है। दोहे में विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं, दोनों में 24 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 वर्ण होते हैं, मतलब 16 मात्राएं, वर्ण नहीं 16 मात्राएं। हरि गीतिका में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, कुल 28 मात्राएं इसमें हमें देखने को मिलती हैं। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। मेरे जान जपते हो जीव हवे, जन्म्यो जग तब ते बेसहायो, दाम लोह कोह काम को, मन किन्हीं की सेवा किन्हीं सो भाऊ निको, वचन बनाई कहो हो, गुलाम राम को नाथ होने अपनायो, लोक झूठी हवे परी, पै प्रभु होते प्रबल प्रताप, प्रभु नाम को आपनी भलाई भलो, लीजे तो भलाई न तो तुलसी को, खुलेगो खजाने खोटे दाम को। यहाँ इन पंक्तियों में आपसे अलंकार पूछा है, तो यहाँ हम बात करें तो यहाँ जिस अलंकार का प्रयोग किया गया है वो है मनहरण कवित। तो ये उदाहरण मनहरण कवित का हमें दिया गया है। मदिरा सवैया में क्या होता है? मदिरा सवैया में इसका एक ट्रिक है, 7 भागी मदिरा, मतलब 7 भागी मदिरा। तो इसमें ये मदिरा सवैया है। 7 इसमें भा का अर्थ है भगण, तो इसमें 7 भगण होते हैं, और गी का अर्थ है गुरु, और अंत में एक गुरु होगा। तो 7 भगण होंगे तो 21 वर्ण तो ये हो जाएंगे, एक गुरु होगा तो प्लस 1 ये हो जाएगा। तो इसमें 22 वर्ण मदिरा सवैया में होते हैं। दुर्मिल सवैया में क्या होता है? 800 धर्म, इसकी ट्रिक हो जाएगी 800 द्रम, मतलब ये दुर्मिल सवैया है। और 100 का अर्थ है सगण, इसमें 8 सगण होते हैं, वो दुर्मिल होता है, मतलब इसमें 24 वर्ण होंगे। हरि गीतिका का हमने पढ़ लिया, इसमें 28 वर्ण होते हैं, 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं, 16-12 मात्राओं पर यति होती है, और ये सममात्रिक छंद होता है। तो ये मात्रिक हरि गीतिका मात्रिक छंद है, बाकी ये वर्णिक छंद है। अगला क्वेश्चन है, सुनीपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन खाने, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन है शीर नाई। यहाँ एक चौपाई दी गई है, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। पहला चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक हो गया, और चौथा चरण यहाँ से यहाँ हो गया। तो यहाँ कौन से चरण में दोष है? तो यहाँ हम बात करें चौथे चरण में, यहाँ दोष हमें दिखाई देता है। चौथे चरण में हम मात्राओं की गणना करें, च ले, आधा स, मतलब हलंत वाले से पहले अगर कोई वर्ण हो तो वो दीर्घ हो जाएगा। इष्ट दे व न है, तो ये देवनय का हो जाएगा आगे। शीर का ये हो जाएगा, नाई का ये हो जाएगा। तो यहाँ हम वर्ण की काउंटिंग करेंगे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसमें 18 वर्ण हो जाते हैं, मतलब 2 वर्ण इसमें ज़्यादा हैं। इसमें 16 वर्ण प्रत्येक चरण में होने चाहिए थे, तो यहाँ 2 मात्राएं इसमें ज़्यादा आ रही हैं। वर्ण इनमें मात्राओं की बात हो रही है, ये एक सममात्रिक छंद है। तो इसमें 18 मात्राएं चौथे चरण में हमें देखने को मिली हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए, और ये एक सममात्रिक छंद है। तो छंद से संबंधित भी सारे क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम रस वाले टॉपिक की ओर। रस से संबंधित अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है?
तो यहाँ आपको गलत कथन पहचानना है, वो है विभाव को रस का कार्य कहा जाता है। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें गलत कथन पूछा है तो यही इसमें गलत कथन है। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है स्थायी भाव इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो स्वेद जो है वो संचारी भाव है, रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, शोक जो है ये करुण रस का स्थायी भाव है, क्रोध जो है ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। बाकी स्थायी भाव हैं और स्वेद संचारी भाव है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ भी आपको गलत कथन बताना है। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। जो गलत कथन है इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो हो जाएगा विभाव, विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं। यही कथन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ सही कथन है हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। यही कथन बिल्कुल सही है। वीर रस का स्थायी भाव वीरता नहीं होता, करुण रस का स्थायी भाव करुणा नहीं होता, अमर्ष को शांत रस का स्थायी भाव नहीं माना जाता। तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कार्य व्यापार कायिक अनुभाव का द्योतक है। तो वो है कटाक्षपात। ये कायिक भाव का द्योतक है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो यहाँ कृष्ण जी और सुदामा की मनोदशा का वर्णन यहाँ हमें देखने को मिलता है। सुदामा जी कृष्ण की नगरी में पहुँचे और जैसे ही कृष्ण जी को पता चला कि उनका पुराना मित्र सुदामा आया है तो वो अपनी गद्दी पर उनको बैठाकर परात में अपने आंसुओं से उनके पांव धो रहे थे। तो यहाँ इस काव्यांश में उद्दीपन विभाव पूछा गया है। एक आलंबन विभाव होता है, एक उद्दीपन विभाव होता है। इन दोनों को आप रस से संबंधित अपना जो टॉपिक है वो प्ले लिस्ट में जाकर देखें और इनको समझें। तो यहाँ उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आता है दीन दशा। अगला क्वेश्चन है सात्विक अनुभाव का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ सात्विक अनुभाव उच्छ्वास 6 हलंत होगा इसमें। उच्छ्वास जो है यही सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। बाकी सात्विक अनुभाव के 8 भेद होते हैं, 3 यहाँ पर दिए जा चुके हैं। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए। इन पंक्तियों में रस पूछा गया है। मतलब जो बाल कृष्ण हैं उसकी मुरली की धुन पर गोपियाँ जो हैं वो नृत्य करती हैं और गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण को चिढ़ाने के लिए उसकी मुरली को छुपा लेती हैं। तो यहाँ कृष्ण की मनोदशा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ इन पंक्तियों में रस पूछा है तो यहाँ श्रृंगार रस प्रधान ये पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। अगला प्रश्न है रस संप्रदाय से संबद्ध साधारणीकरण का विवेचन किस आचार्य ने किया था। तो ये किया था आचार्य भट्टनायक ने। अगला क्वेश्चन है रस की व्याख्या किस कथन में नहीं की गई है। मतलब एक विकल्प गलत है, वो है रस काव्य की शोभा बढ़ाता है। मतलब काव्य की शोभा क्या बढ़ाते हैं, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ना कि रस। बाकी रस से संबंधित तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है रोमांच किस प्रकार का अनुभव है। तो यहाँ रोमांच जो है वो सात्विक अनुभव की श्रेणी में आता है। सात्विक अनुभव हमने अभी बताए थे 8 प्रकार के होते हैं और कायिक अनुभव के अंतर्गत शारीरिक जो चेष्टाएं हैं वो कायिक अनुभव कहलाते हैं। वाचिक मतलब वाचन करके मुख से बोलकर जो भावनाएं प्रकट होती हैं वो वाचिक अनुभव में आती हैं। आहार्य अनुभव में वेशभूषा हमें देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है छला छबीले लाल को नवल नेह लही नारी, चूंबती चाहती लाई उर पहिरती धरती उतारी। इन पंक्तियों में संचारी भाव पूछा है। तो यहाँ चपलता जो संचारी भाव है उसका वर्णन इस उदाहरण में हमें देखने को मिलता है।
लास्ट क्वेश्चन है, भजन कहयो ताते भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहयो सोते भजो गवार। इन पंक्तियों में कौन से भाव का वर्णन हमें देखने को मिलता है? तो इन पंक्तियों में हमें निर्वेद जो भाव है उसका वर्णन देखने को मिलता है। अपने काव्य शास्त्र से संबंधित जो फर्स्ट ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन थे वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो क्वेश्चन भी आपके काफ़ी सहायता सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम में करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।